सडनली क्या हुआ कि जिस शाम को उसने मुझे इशू बताया उसी रात को मुझे एक मतलब आप कह सकते हैं विजन हुआ या सपना आता है कि एक खंडर मंदिर है और उस पर एक लाल कलर का नाग है। वो लाल रंग का नाग मुझसे कह रहा है कि इसकी मरम्मत करवाओ। तो ये बड़ा अजीब सा सपना था जो मुझे आया, और जब मैं अगले दिन उठा तो मेरा सिर भारी था बड़ा। तो मैंने फिर अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, तो मैंने कहा बता मुझे क्या है, इसका क्या करना है, क्या है, कौन सा मंदिर है। तो तब मुझे पता भी नहीं था ये कौन सा मंदिर है। फिर उसने जब मुझे डिटेल बताई, फ़ोटोज़ दिखाई, तो वो सारी फ़ोटोज़ वही जो मैं विजन में देख रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, इस लड़ाई में कूदना ज़रूरी है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई है, क्योंकि इसमें डिवाइन इंटरफेरेंस है। तो मैं इस लड़ाई में आया। और इसके मार्तंड मंदिर जो है मेरा स्पेसिफिक हमारा जो है कि पर्टिकुलर विजन है कि रिस्टोरेशन ऑफ मार्तंड मंदिर। उसके साथ साथ जो बाकी वेंडलाइज टेम्पल्स हैं वो भी अगर रिस्टोर हो जाते हैं तो ये बहुत ही मतलब कि खुशी की बात है हिंदुज़म के लिए भी, हिंदुज़म की कम्युनिटी के लिए भी, और उन चीज़ों के लिए भी जो हिंदुओं ने अपने खो दी थी किसी टाइम पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का पॉडकास्ट और जो टॉपिक है आज के पॉडकास्ट का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई गेस लोगों को जानने की ज़रूरत है। आज के पॉडकास्ट में हम रेस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स इन कश्मीर के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता था, इंक्लूडिंग मी। सो व्हेन आई गॉट टू नो, हमें लगा कि ये टॉपिक हमारे पॉडकास्ट पे इसके रिलेटेड बात होनी चाहिए। तो आज के गेस्ट जो हमारे साथ है उनका नाम है एमजी आर्थर। वो एडवोकेट है। ही इज़ वन ऑफ द 2 पीपल जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है रिगार्डिंग द रेस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स इन पर्टिकुलरली कश्मीर। आज के पॉडकास्ट में हम कश्मीर के बारे में बात करेंगे, टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे, जो डिस्ट्रक्शन हुई थी उस टाइम पे हिंदू टेम्पल्स की कश्मीर में, उसके बारे में बात करेंगे। रिगार्डिंग द आरटीआई के बारे में बात करेंगे। बहुत सी इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाली है जो शायद ना कभी डिस्कस हुई है पर लेकिन जानने की ज़रूरत है। तो आई होप आप लोग एंड तक बने रहेंगे इस पॉडकास्ट में। आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का एपिसोड, आज के गेस्ट हमारे साथ जो हैं वो एक एडवोकेट है। इनका नाम है एमजी आर्थर। हेलो सर। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर एंड इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू। सर, आगे बढ़ने से पहले आप अपने अगर इंट्रोडक्शन हमें दे सकते हैं तो। जी बिल्कुल। मेरा नाम एमजी आर्थर जॉन है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ जे.एन.के हाई कोर्ट में। साथ ही मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और जम्मू का ही हूँ मैं। ओके जी ओके। तो स्कूलिंग आपने यहीं से की है? जी, स्कूलिंग मैंने यहीं से की है, शिक्षा भवन से। और केसी लॉ कॉलेज मेरा कॉलेज रहा है। तो प्रैक्टिसिंग मैं जे.एन.के हाई कोर्ट में ही हूँ। ओके जी ठीक है। सर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं सीधा। आप किसी अच्छे कॉज के लिए आप इस पॉडकास्ट में आए हैं। आप अपना कॉज बता सकते हैं? जी, मेरा एक्चुअली ये मेरे अकेले का कॉज नहीं है। ओके। हमारी पीछे पूरी टीम है जो इस पे काम कर रही है, और ये कॉज है रिस्टोरेशन ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिंदुइज़्म इन कश्मीर। ओके। ये कॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है क्योंकि एक समय था जब कश्मीर में हिंदुइज़्म की ग्लोरी बहुत पीक पे थी। अब वही ग्लोरी धीरे धीरे करके कम होती नज़र आ रही है और डिक्लाइन हो गई आप कह सकते हैं। इसके पीछे जो भी रीज़न हुए हो, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, उस वजह से हिंदुइज़्म की ग्लोरी ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को कश्मीर में मिलती है। तो ये मेरे साथ कन्वर टिकू जो मेरे फ्रेंड हैं वो है, और भी कई सारे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और मिलके हम एक लड़ाई हमने शुरू की है। और अभी फ़िलहाल तो ये लड़ाई जो है अभी अपना पकड़ मजबूत कर रही है, और इस पे हमने बहुत सारे स्टेप्स भी लेने शुरू कर दिए हैं। ओके ओके। सर, अभी हम बात कर रहे थे, आप रेस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स पर्टिकुलरली इन कश्मीर में कर रहे हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हुई? आपको क्यों लगा कि करना चाहिए? देखिए मैम, सबसे पहले तो बात यह है कि लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाए, लेकिन
मुझे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस रिलीजन से, तो वहाँ से तो मेरा कोई दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है इस इशू को लेके। और ऐसे भी मैं जम्मू के ही मुद्दे ढूंढता हूँ कि जम्मू में जो चीज़ गलत हो रही हो, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे मुझे लगा कि नहीं, काम करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे ये इशू बताया था, बट मुझे खास कोई इंटरेस्ट नहीं था इस इशू में। मुझे लगा कि जम्मू के मुद्दे पकड़े वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि जिस शाम को उसने मुझे इशू बताया, उसी रात को मुझे एक मतलब आप कह सकते हैं विजन हुआ या सपना आता है कि एक खंडर मंदिर है और उस पर एक लाल कलर का नाग है। वो लाल रंग का नाग मुझसे कह रहा है कि इसकी मरम्मत करवाओ। तो ये बड़ा अजीब सा सपना था जो मुझे आया, और जब मैं अगले दिन उठा तो मेरा सिर भारी था बड़ा। तो मैंने फिर अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, तो मैंने कहा बता मुझे क्या है, इसका क्या करना है, क्या कौन सा मंदिर है। तो तब मुझे पता भी नहीं था ये कौन सा मंदिर है। फिर उसने जब मुझे डिटेल बताई, फ़ोटोज़ दिखाई, तो वो सारी फ़ोटोज़ वही जो मैं विजन में देख रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, इस लड़ाई में कूदना ज़रूरी है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई है, क्योंकि इसमें डिवाइन इंटरफेरेंस है। तो मैं इस लड़ाई में आया। और इसके मार्तंड मंदिर जो है, मेरा स्पेसिफिक हमारा जो है कि पर्टिकुलर मिशन है कि रिस्टोरेशन ऑफ मार्तंड मंदिर। उसके साथ साथ जो बाकी वेंडलाइज टेम्पल्स हैं वो भी अगर रिस्टोर हो जाते हैं तो ये बहुत ही मतलब कि खुशी की बात है हिंदुज़म के लिए भी, हिंदुज़म की कम्युनिटी के लिए भी, और उन चीज़ों के लिए भी जो हिंदुओं ने अपने खो दी थी किसी टाइम पे। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, तो हम आगे स्टेप्स इस पे ले रहे हैं। ओके जी सर, मार्तंड मंदिर आपने स्पेसिफाई किया जो कश्मीर में है, जो हमें पता है कि उसके एक्सपर्ट्स बोल सकते हैं या फिर थोड़े से रिमेन्स रहते हैं, अभी पूरा का पूरा नहीं हुआ है। उसकी हिस्ट्री के बारे में अगर आप बता सकते हैं तो। जी, मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि ग्लोरी क्या थी हिंदुज़म की कश्मीर में। देखिए, अगर पुरानी टेक्स्ट की बात करें, एक तो ये गलत फहमी है सबकी कि कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं तो वो मुस्लिम्स का होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, कश्मीर फाउंडेड बाय ऋषि कश्यप जी, ये सब जानते हैं, और नीलमत पुराण में हर चीज़ का वर्णन किया हुआ है ऑलरेडी। और उसमें ये चीज़ भी बताई गई है कि सरस्वत ब्राह्मण्स होते थे, जो सरस्वती नदी बहुत बड़ी नदी थी, उसके आसपास वो रहते थे। एक टाइम क्या हुआ कि सरस्वत ब्राह्मण्स को वहाँ से किसी रीज़न से वहाँ से जाना पड़ा, स्कैटर हो गए, कोई उत्तराखंड गए, अलग अलग स्टेट्स में बसे। कुछ ग्रुप्स आप कह सकते हैं ट्राइब्स था, ये ट्राइब्स उठ के कश्मीर में आया। जब ये कश्मीर में आया तो कश्मीर में आने से पहले ही बड़े सारे ट्राइब्स वहाँ पे थे, जैसे तांत्रिन ट्राइब्स थे और लवन्या ट्राइब्स थे, और भी कई सारे ट्राइब्स वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन सरस्वत ब्राह्मण जब आए तो ऋषि कश्यप ने उन्हें खुद वहाँ पे बसाया। पहले तो उसको वैली बनाया, उस जगह को वैली बनाया, पहाड़ काटे, पानी अंदर आया, और फिर वो वैली बना, फिर वो कश्मीर की स्थापना हुई। कश्मीर ऐसे बना, और फिर सरस्वत ब्राह्मण्स वहाँ पे रहने लगे। अब जब सरस्वत ब्राह्मण्स वहाँ रहते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे नागास और पिशाचास, तो यक्षास, ये सारे जो थे, जो पुराण में मेंशन है, ये सारे वहाँ पे 3 जो थी जाति वो वहाँ पे ऑलरेडी थी। तो नागास का बहुत बड़ा रोल था वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अनंत नाग हो गया, कोकर नाग हो गया, ये सब नागों के नाम से पड़े हैं। जब सरस्वत ब्राह्मण वहाँ पे ठहरे तो उनका ये था कि वहाँ पे रह के कश्मीर के लिए काम करे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सरस्वत ब्राह्मण्स में देखने को मिलती है कि ये एक्चुअली ब्राह्मण्स नहीं थे, मतलब आप कह सकते हैं कि ये एक ट्राइब थी। अब सरस्वत ब्राह्मण तो आप कहते हैं पहले एक ट्राइब थी। इसमें कोई भी वर्ण सिस्टम नहीं देखने को मिलता, जैसे पूरे अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास। तो ये 4 वर्ण जो थे इनमें देखने को नहीं मिलते। इनमें सरस्वत ब्राह्मण्स में 2 कैटेगरीज थी। एक वो कैटेगरी थी जो प्रीस्ट कैटेगरी थी, जिनको गौर्स कहा जाता था। दूसरी कैटेगरी थी जो वर्किंग क्लास थी, जो वर्कर्स थे, उनको कारकुन कहा जाता था। अब जो गौर्स थे, ऐसा नहीं था कि जो पुरोहित बन गए तो उनका बेटा भी आगे पुरोहित बनेगा। अगर उनका बेटा वर्किंग क्लास में होता था तो वो वर्किंग बनता था। तो ये आज की डेट में इन्हीं कौम को कश्मीरी पंडित कहा जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी कि जो ये ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करते थे वही ऑक्यूपेशन में ये आ जाते थे, और इनमें कोई स्ट्रिक्ट वर्ण सिस्टम नहीं होता था। अब वहाँ पे
जो नागास थे उनका बहुत रोल था। फिर यही सरस्वत जो ब्राह्मण्स थे यही लोग जो है नागास से भी मिक्स हुए, बीच में अलग अलग जगह से मिक्स हुए। फिर उसके बाद इनका जो है 2 कैटेगरी चलता रहा, एक पुरोहित का, प्रीस्ट का, और दूसरा जो है वर्किंग क्लास का, जो कारकुंड कहा जाता है। उसमें एक ट्राइब होती थी। अब आप जानते हैं कि नागों में भी कई सारे होते हैं, जैसे अनंत वासुकी, वैसे ही कारकोटक भी थे। कारकोटक ट्राइब थी एक, जो कारकोटक से ही निकले थे, और वो कारकुंड में ही आते थे। कारकुंड वर्किंग क्लास ही थी, वही वर्किंग क्लास थी। उन कारकोटक ट्राइब्स में जो 3rd जनरेशन थी, 3rd जनरेशन ललितादित्य मुक्तापीड की थी। ललितादित्य मुक्तापीड के जो दादाजी थे वो अस्तबल में थे, काम करते थे, और वो ललितादित्य मुक्तापीड जो थे वो इतने एम्बिशियस थे कि उनका सपना था कि कश्मीर का जो परचम है वो पूरी दुनिया में लहराना। और ललितादित्य मुक्तापीड एक एम्परर थे, किंग नहीं थे। मतलब कि उनका इतना ज़्यादा वास्ट एम्पायर था कि वो सेंट्रल इंडिया तक और ऊपर तिब्बत, तुर्किस्तान, सारा ये कब्जा उन्होंने किया हुआ था। ललितादित्य मुक्तापीड जो थे वो उन्होंने इसकी मार्तंड मंदिर की शुरुआत की थी। उनका मतलब मेन मोटिव ये था क्योंकि सूर्यदेव जो है वो ग्लोरी के और कह सकते कंक्वेस्ट, वॉरियर, ब्रेवरी, इन सब के वो है सिंबल है। तो उन्होंने सबसे पहले मार्तंड मंदिर की शुरुआत की थी। लेकिन जो मार्तंड मंदिर है वो सिर्फ ललितादित्य के टाइम से नहीं था। ललितादित्य ने उनको और मतलब कि उसी मार्तंड मंदिर को और ज़्यादा मॉडिफाई किया। ललितादित्य से पहले राणादित्य थे जो गोंडना डायनेस्टी के थे, उन्होंने ये इसकी मतलब कि निर्माण किया था। फिर उन्होंने भी मॉडिफाई करने का ही काम किया। गोंडना डायनेस्टी से अगर पहले जाए तो कहा जाता है पांडवाज ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले जिन्होंने बनाया था वो पांडवाज ने, डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य के लिए बनाया था। तो वहाँ से पांडवा से शुरू होता है राणादित्य। फिर राणादित्य के आगे जो राणादित्य के प्रीडिसीजर्स आते हैं, उसके बाद जो है ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड का इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ को मॉडिफाई किया, उस मंदिर को। और वो मंदिर को मॉडिफाई इसलिए किया क्योंकि उसके बाद उनको जंग लड़ने जाना था। और चाहे वो तुर्किस्तान हो, चाहे वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट हो, हर जगह गए वो, जंग लड़ी उन्होंने और जीती। हर कोई जंग हारे नहीं वो। और इतना वास्ट एम्पायर था उनका, और इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर था कि कहते हैं कि उसी सन टेम्पल से ही उनको ब्लेसिंग्स थी सूर्यदेव की, जिसकी वजह से वो इतने कन्क्वेस्ट कर। ये इतना इंपॉर्टेंट रोल था। और अब आप देखिए कि जो मैंने आपको पुरानी हिस्ट्री बताई है उसमें हिंदूज़ कैसे वहाँ पे रहते थे और कैसे वो अपने रिचुअल्स को, अपने कस्टम्स को प्रैक्टिस करते थे। और वहाँ पे ऑलरेडी दूसरे ट्राइब्स भी थी, जैसे तांत्रिन ट्राइब होती हैं। तांत्रिन ट्राइब जो थी वो तंत्रास पे वो तंत्र करती थी। लेकिन सरस्वत ब्राह्मण जो थे वो तंत्र बिलीवर्स नहीं थे, वो शैवाइट्स कह सकते हैं, आपकी शिव जी की पूजा करते थे। और वहीं पे कश्यप ऋषि जो थे रहते थे, और उन्होंने ही जो है कश्मीर को पूरा बसाया। और फिर सरस्वत ब्राह्मण पंडित्स बने, और काफ़ी इनकी ग्लोरी हर जगह प्रैक्टिसेस इनकी होती थी। और यहाँ तक कि मुक्तापीड ने, ललितादित्य ने एक ही मंदिर मार्तंड नहीं बनाया था, सिर्फ 4 मंदिर और बनाए थे। मुक्ता केसवा और अदर 3 टेम्पल्स थे जो बनाए थे, और वो सारे कहते हैं कि सोने के और सिल्वर के थे। लेकिन जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, इस्लामिक इन्वेजन में वो सारे जो है रिमेन्स भी नहीं बचे उसके। सिर्फ बचा तो ये मार्तंड मंदिर। तो ये थी इसकी पूरी मतलब कॉन्टेक्स्ट में हिस्ट्री। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता थी ये हिस्ट्री, तो सुन के अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। आपको क्या लगता है अभी तक वो टेम्पल रिस्टोर हो जाना चाहिए था, जब आप बोल रहे हैं कि अभी वापस उसमें, या फिर कश्मीर सिर्फ एक ही उनका है, या फिर बाकी संस्था वो बाकी रिलीजन के लोग भी रहते हैं, लेकिन अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ, या फिर अभी बात करें कि सिर्फ एक टेम्पल नहीं है, इसके अलावा भी और टेम्पल्स होंगे जो अभी तक रिस्टोर नहीं हुए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? देखिए, कश्मीर जो है वो बहुत डिस्टर्ब रहा शुरू से। 12th सेंचुरी से पहले तक कश्मीर बहुत पीसफुल था, और 12th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हो गया। आप कह सकते हैं कि इस्लामिक इन्वेजन था, अफगानी रूलर्स आके अटैक करने लगे, और सबसे जो क्रूअल रूलर था जिसने मार्तंड को जलाया था, जिसने मार्तंड को वैंडलाइज किया,
और सिर्फ मार्तंड नहीं, कई सारे टेम्पल्स वेंडलाइज किए। सिकंदर बुटशिकन जी, जो कि 13-14 सेंचुरी में आए, उन्होंने आके सारा मार्तंड को जलाया। सबसे पहले वहाँ तो जो प्रीस्ट थे वो पूजा पाठ कर रहे थे, उनको पहले पकड़ा, बांधा, फिर मार्तंड में आग लगा दी और कहा, और कहते हैं कि ये भी कहा जाता है कि कई दिनों तक वो खुद भी खड़े थे देखने के लिए कि कितनी दिन तक ये मंदिर जलेगा, और कहते हैं कि वो पूरा 1 साल जलता रहा। 1 साल? 1 साल। और प्रीस्ट के चीखने चिल्लाने की वहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो वो तो उसी टाइम उनकी डेथ हुई और साथ में वो 1 साल जलता रहा। और वो मंदिर जो था वो इतना, कहते हैं कि ब्यूटीफुल मंदिर था। कलहाना राइटर ने भी मेंशन किया हुआ है राजतरंगिनी में, लोग पढ़ सकते हैं उसको, नेट पे भी अवेलेबल है। तो उस पर उन्होंने बताया हुआ है कि मार्तंड मंदिर जब एंट्रेंस करते थे तो एक पूरा पूल था वहाँ पे, बीच से रास्ता जाता था, साइड से दोनों साइड पूल था, और वो पूल एंड तक जाता था जहाँ वर्शिप करते थे सन की। जब वो वहाँ से जाते थे, वो यहाँ से भी जा सकते थे, यहाँ से भी जा सकते थे, और बीच से भी एक रास्ता था, बीच में डबल साइड पूल था। इसी के साथ कई सारे ज्वेल्स वहाँ पे लगे थे जो लूट लिया गया। 35 इमेजेस थे लॉर्ड शिवा के, विष्णु भगवान के, माँ गंगा के वहाँ पे बने हुए, और हर कोई अलग अलग पोस्चर्स में थे। और साथ ही जब टेम्पल है जहाँ पे आना है, वहाँ पे कहते हैं कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इस ढंग से पड़ती है कि वो पूरा टाइम बताती है, वो जो शैडो पड़ता है उसका पूरा टाइम बताती है। और वहाँ के जो लोकल्स थे हिंदूज, वो यही से पता करते थे कि कितना टाइम हुआ है। मतलब इसका इतना परफेक्शन था उसका आर्किटेक्ट का कि आज की डेट में, मतलब मुझे लगता है कि अगर ये कोई और कंट्री होती तो उस पर स्टडी की जाती, उसको रेनोवेट की बात की जाती, क्योंकि इसका जो लुक है पूरा ग्रीस के आर्किटेक्ट के से मिलता जुलता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो आज बन गई। तो आपका सवाल ये था कि क्यों नहीं बना। कश्मीर डिस्टर्ब रहा शुरू से। 12th सेंचुरी के बाद जो इस्लामिक इन्वेजन हुआ, हिंदूज़ को टाइम ही नहीं मिला कि उसको देख सके, क्योंकि वो अपनी सर्वाइव करने में लगे हुए थे। अपनी सर्वाइवल उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बचना मुश्किल था। पहले अफगानी आए, सिकंदर बुटशिकन आया, सिकंदर बुटशिकन ने आके मार्तंड जलाया। इवन उसने ये बोला था कि फोर्सफुल कन्वर्जन होगी अब, और पता नहीं कितने किलोग्राम्स ऑफ जनेऊ भी जलवाए, क्योंकि उसने बोला था कि इतने दिन में इतने जनेऊ मुझे मिलने चाहिए। उससे पता ये चलता था कि इतने कन्वर्ट हो चुके हैं। तो वो रीज़न था उसके पीछे। तो इतने जनेऊ उसके आंखों के सामने जलाए जाते थे। सबसे क्रूअल रूलर था। फिर उसके बाद मुगल्स आए। मुगल्स ने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया उस पर, क्योंकि बनवा वही सकता था जिसके पास पैसा है। तो पैसा तो राजा के पास ही होता था, राजा ही अगर इंटरेस्टेड ना हो तो वो चीज़ नहीं बन सकती। तो वो बनी नहीं कभी। मुगल्स आए, वो भी नहीं बनी। फिर उसके बाद मुगल्स के टाइम में भी मैसेकर्स हुए हिंदूज़ के, कई हिंदू स्कैटर भी हुए, वहाँ से भागे भी, जम्मू भी आए मुगल के टाइम में भी। उसके बाद क्या हुआ कि रिलीफ इनको थोड़ा सा मिला जब सिख एम्पायर आया, और जब डोगरा डायनेस्टी स्टार्ट हुई, जब बीरबल धर जो अफ़गानी रूलर्स के अगेंस्ट महाराजा रंजीत सिंह से हेल्प लेने गए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके उन्हें ये कहा था कि हमें मदद चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैसेज है, मतलब कि जो बिज़नेस का हम ट्रेड करते हैं, वो करने नहीं दिया जा रहा ड्यू टू अफ़गानी रूलर्स जो वहाँ पे, और साथ में सिख मैसेकर भी हो रहे हैं, हिंदू मैसेकर भी हो रहे हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह ने अपने फ़ौज भेजी, सिख खालसा एम्पायर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। उसके बाद हिंदूज़ को रिलीफ मिला। फिर जब सिख एम्पायर ख़त्म हुआ, ऑटोमेटिकली डोगरा डायनेस्टी आया। डोगरा डायनेस्टी जब आया, जब महाराजा गुलाब सिंह महाराजा डिक्लेयर हुए, तो उन्होंने फिर काफ़ी रिलीफ दिया। वो टाइम था थोड़ा सा रिलीफ वाला टाइम था। उस टाइम भी ध्यान दिया जा सकता था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे नहीं ध्यान दिया उन्होंने मार्तंड मंदिर पे, क्योंकि वैल्यू पर्टिकुलर टाइम पे पता चलती है। उस टाइम पे वैल्यू जो था उसका, जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, उस टेम्पल की वैल्यू क्या है, हिंदुओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारा अहमियत खो चुके थे। इतना लॉन्ग गैप, इतनी सेंचुरीज़ का गैप पड़ा। तो 12th सेंचुरी के बाद आप कह सकते हैं कि 16th-17th सेंचुरी तक वो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। ये मार्तंड मंदिर इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और किसने बनवाया, क्यों बनवाया, वो सारा चीज़ ख़त्म हो चुका था। फिर उसके बाद आप जानते हैं 1945 में जब डोगरा डायनेस्टी का एंड हुआ, जब हम इंडिया से मर्ज हुए, तब फिर से वही सीन क्रिएट हुआ। ये जो लॉन्ग टेंडेंसी जिनोसाइड की चली, इस वजह से मार्तंड कभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ। मार्तंड कभी बना नहीं।
और आज अगर आप उसकी हालत देखें तो मैं कहता हूँ कि कह सकते हैं कि शर्म से डूब मरना चाहिए हमें कि इतना बड़ा वहाँ का कुंड है, मंडप है, इतना मतलब कि हैवी स्ट्रक्चर है, एक ईंट उसकी इतनी बड़ी है, एक एक ईंट से बनाया गया है जो इतनी बड़ी है, और वो उसको आज भी नहीं किया जा रहा उसका कुछ भी, और टूटी हालत में, वो टूटी फूटी हालत में लोकल्स घुसते हैं वहाँ पे, और कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, अपने यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अभी तो मतलब वो ऐसा बोल सकते हैं कि एक साइट की तरह यूज़ कर रहे हैं, एक साइट, टूरिज्म साइट के तौर पे, और ये सबसे दुखद बात है कि टूरिज्म साइट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अब ये आता है ASI के अंडर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो आप कह सकते हैं कि ASI ने उसको ये नहीं सोचा कि ये एज ए मंदिर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की चीज़ थी, टेम्पल था वो, मतलब कि कोई पैलेस नहीं था। लेकिन आज उसको पैलेस के तौर पे, मतलब ललितादित्य मुक्तापीठ की अगर हिस्ट्री भी बताई जाती है तो इस ढंग से बताई जाती है जैसे वो कोई पैलेस था, वो पैलेस बनवाया था, जैसे मुक्तापीठ वहाँ पे खुद रहते थे, इस ढंग से उसको ASI रंग दे रही है। लेकिन वैसा नहीं है, वो ASI का कमर्शियल माइंड जो है कि हमने पैसा कमाना है यहाँ से, वो हम नहीं चाहते, वो कोई हिंदू नहीं चाहता। आप कह सकते हैं कि हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र की फिशरमैन कम्युनिटी जुड़ रही है, वो इसलिए नहीं जुड़ रही है हमारे साथ कि विश्व हिंदू परिषद खुद जुड़ रही है, वो इसलिए नहीं जुड़ रही है हमारे साथ कि वो ये चाहते हैं कि उसकी खाली रिस्टोरेशन, वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो, जैसे पहले सिकंदर बुटशिकन तक जो वहाँ पे प्रैक्टिसेस किए जाते थे, सूर्य देव को पूजा जाता था, वो सारा चीज़ वहाँ पे शुरू हो दोबारा से रेनोवेशन के बाद, और किसी मतलब कि हिंदुओं को ही देख रेख में हो, अपॉइंट हो, नए से प्रीस्ट अपॉइंट हो, वापस से वो चीज़ कंटिन्यू हो जो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई थी। मुझे पूछना था कि अगर आपने जब ये RTA वगैरह लगवाई थी तो आपने गवर्नमेंट की मदद ली है, या फिर गवर्नमेंट में इसका कुछ रोल है, या फिर अगर आपने बात की है तो उनका क्या पर्सपेक्टिव है या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द रेस्टोरेशन? हमने सबसे पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2021 में, उसमें हमने सरकार से ये मांग की थी, हमने सरकार से हेल्प ही मांगी है अभी तक, और हमने उसमें ये मांग की थी कि मार्तंड मंदिर और वो अन्य जो खंडित मंदिर है उन सभी को रिस्टोर किया जाए, और एज ए वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे रिस्टोर किया जाए, ना कि उसको आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे। वहाँ पे हमने एक मांग की थी, फिर हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी दी थी LG साहब को और सेंटर को कि इसकी जो है मतलब कि दोबारा से मरम्मत हो, स्पॉट किया जाए कौन कौन से वेंडलाइज टेम्पल्स है। इवन हमने अलग से RTI भी लगाई थी और बहुत से टेम्पल्स वेंडलाइज निकले मार्तंड के साथ साथ। हमने इसके साथ ही रिप्रेजेंटेशन दी, ठीक है, और उसी के बाद तुरंत बाद रिप्रेजेंटेशन के तुरंत बाद 11 बंदों की कमेटी बैठती है और हेडेड बाय LG लेफ्टिनेंट गवर्नर, और बनाने वाले होती है सेंटर। वो ये स्पॉट करेंगे, उनका काम ये था, फंक्शन ये था कि ये स्पॉट करेंगे कौन कौन से मंदिर जो है वो टूटे हुए हैं, वेंडलाइज्ड हैं, उनको ढूंढ के दोबारा से उनका रिपोर्ट जो है वो LG साहब को भेजे। ये चीज़ उनका फंक्शन था। अब वो 11 कमेटी तो बैठी, अब हमने यहाँ से ज़ोर लगाया, अपील की, बैठी, लेकिन अब उस 11 कमेटी वालों का कोई जवाब नहीं है कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्या, मतलब कि उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई, क्योंकि RTIs में तो ऑलरेडी आपको ईजिली अवेलेबल है कि कौन कौन से मंदिर वेंडलाइज है। और मैं सबसे पहले तो वहाँ के कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स का भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बताया कि क्लियरली कि कौन कौन से मंदिर वेंडलाइज है, कौन सी मरम्मत नहीं हुई। हमें ये भी पता चला कि फंड्स ही नहीं आ रहे पीछे से, मतलब सरकार की मंशा ही नहीं है शायद कि वो उन मंदिरों को निर्माण करे। तो तब ये एक्शन हुआ 11 कमेटी का। फिर उसके बाद ये फिर स्लोली मतलब कि आप कह सकते हैं कि ब्लैंकेट के अंदर चला गया। फिर ये खबर आती है कि वहाँ पे फायर क्रैकर्स जलाए गए बाय लोकल्स, अंदर घुस के जलाए गए, और जबकि ASI एक्ट में ही है कि कितने मीटर्स तक प्रोटेक्शन रखनी है, 6 to 7 मीटर्स तक प्रोटेक्शन रखनी है, किसी को ऐसे घुसने नहीं देना है। अगर ये आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे भी आ रहा है तभी भी प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्टेड बाय ASI। लेकिन आपने प्रोटेक्ट ही नहीं किया उसको, और लोकल्स वहाँ घुसते हैं, फायर क्रैकर्स बर्न करते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री है, पास्ट है, उस पर वहाँ पे जाके फायर क्रैकर्स जला रहे हैं, नाच रहे हैं। जब हमने ये चीज़ देखी तो हमने पहले RTI लगाई, क्योंकि हमने यही सोचा था कि हम कंप्लेंट करेंगे कि आखिर इन्होंने किन किन लोगों को पकड़ा
FIRs लगाइए, वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमने RTI लगाई कि आपने किन किन के खिलाफ FIR लगाई है, तो इन्होंने बताया कि जी हमने इनके खिलाफ FIR लगाई। जवाब आया, जैसे ही जवाब आता है आप यकीन नहीं करेंगे 3-4 दिन के बाद ASI का सर्कुलर आता है। उस सर्कुलर में बोला जाता है कि हमने जो है यहाँ पे पूरा घेराबंदी किया है, हम किसी को एक्स्ट्रा घुसने नहीं देंगे और परमिशन, बिना परमिशन के अंदर नहीं आना है वगैरह वगैरह। गार्ड्स भी बढ़ा दिए। तो 4-5 पॉइंट्स इन्होंने लिखे टू प्रोटेक्ट दी मोन्यूमेंट। ओके। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इनको डर रहता है कि कोई वॉच कर रहा है। पहले इनको ये था कि कोई वॉच नहीं कर रहा है, तो जैसे मर्जी वो यूज़ हुआ। अब हम तो अभी आए 2021 में, हमने ये मुद्दा उठाया। 2021 से पहले पता नहीं कैसे कैसे यूज़ हुआ होगा। तो इनको ये था कि अब कोई वॉच कर रहा है, तो इसलिए अब हमें जो भी, कहीं ऐसा ना हो कि RTI की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद कोई कानूनी एक्शन लिया जाए, तो इन्होंने पहले ही वो चीज़ क्लियर की। अब हमारा ये पॉइंट है कि उसका निर्माण हो, ठीक है, जैसा टेम्पल था वैसे ही डिज़ाइन में निर्माण हो और फिर से वैसे ही हिंदू प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो। ओके जी। इन सब में आपने कश्मीरी लोकल से बात करने की कोशिश की है, या उनका पर्सपेक्टिव क्या है? वो चाहते हैं रिस्टोर हो, या फिर वो चाहते हैं कि जैसे आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट है, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वैसी चाह रही है कि सिर्फ बाय टिकटेड बेसिस पे वो उनको देख के आए, जैसे सिर्फ उसमें आरती वगैरह ना हो, जैसे आप बोल रहे हैं, वो एज अ रेस्टोरेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग वैसा हो। क्योंकि एक कहने पे ये भी आता है, जैसे आपने बोला कि वहाँ पे लोकल्स ने पटाखे भी चलाए, लेकिन एक वो भी है जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने बात करने की ट्राई की है लोकल्स ऑफ कश्मीर, उनका क्या पर्सपेक्टिव है तो बता सकते हैं? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो ASI ने ही रखे हैं। ओके। हमारा सवाल ये है कि सिक्योरिटी गार्ड्स आपने क्यों रखे हैं, क्यों वो अंदर जाने दे रहे हैं लोकल्स को? ओके। सिक्योरिटी गार्ड्स अगर हैं तो एज पर दी एक्ट, अगर एक्ट में जाएं तो सिक्योरिटी गार्ड्स को तो पहले उनको अंदर जाने ही नहीं देना चाहिए। ओके। जब उसकी मेंटेनेंस चल रही है, देखिए मेंटेनेंस चलते टाइम हम किसी को अंदर नहीं जाने दे सकते, मतलब ASI किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। जब उस मॉन्यूमेंट की मेंटेनेंस चल रही है तो आप अंदर कैसे जाने दे रहे हो, और वो सिक्योरिटी गार्ड्स कर क्या रहे हैं? ठीक है, हमारा सवाल ये कि क्या आपने उनको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, नौकरी से निकाला, आप ही ने अपॉइंट किए थे, तो वो बात है। दूसरी बात ये कि लोकल से बात करने का कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ पे, क्योंकि लोकल्स को वो हिस्ट्री और वो वैल्यू नहीं पता उस जगह की। आप कह सकते हैं कुछ डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, नहीं पता। तो वो चीज़ हमने अभी नहीं की है कि वहाँ के लोकल से बात की जाए। हमारा मुद्दा अभी सरकार पे है कि जो सरकार के कानून हैं वो पहले तो स्ट्रिक्ट हो इस मॉन्यूमेंट के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो प्रॉपर, ताकि वो मॉन्यूमेंट बचा रहे। सरकार पहले अपना काम करे, फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ों पे उतरेंगे। जैसे आप कह रहे लोकल से बात करना वगैरह, वो भी करेंगे, लेकिन पहला हमारा प्रायोरिटी है कि सरकार पहले उसको प्रोटेक्ट करे। सरकार ही प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो लोकल्स भी कैसे समझेंगे कि वो चीज़ बचाई जानी चाहिए। अब कितने टाइम से तो ऐसे ही खुला पड़ा है, वो तो अब हम अवेयर हुए तो हमने पूछना शुरू किया, ASI अब जाके एक्शन में आई है। लेकिन उससे पहले तो ASI ने खुद ही इसको खुला छोड़ा हुआ था, घुस रहे थे लोगों को क्या पता। जब तक सरकार ये ना मतलब कि दिखाए कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हिंदूज़ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि लोगों को समझाया जाए। जी ठीक है, अभी कोई प्रोग्रेस है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो प्रोग्रेस तो है, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। क्योंकि स्लो एंड स्टडी क्योंकि ये चीज़ काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। हम समझ सकते हैं 12th सेंचुरी से पेंडिंग है। हम तो अब आए हैं 2021 में। ये हम धीरे धीरे करके इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं, और प्रोग्रेस में ये हो रहा है कि ASI अलर्ट हो गई है, कॉन्शियस हो गई है कि हम जो है करना, कुछ ना कुछ तो करना है इसका। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने खुद जो इनिशिएटिव लिया है, देखिए पहले है कि हमारा मकसद ये है कि प्रेशर बनाना सरकार पे। प्रेशर वो बनेगा जब मास मूवमेंट चलेगी। मास मूवमेंट जब तक नहीं चलेगी सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल तो हमने अपील की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू मीडियाज़, वहाँ पे तो चल ही रहा है हमारा ये मुद्दा कि ये चीज़ जो है बनाई जानी चाहिए। हम सरकार से अपील करते हैं, आप जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी देखेंगे उसमें हमने यही बोला है कि सरकार को कि आप ये चीज़ करें।
हम आपसे डिमांड करते हैं, ठीक है। अभी वार्निंग वगैरह कुछ नहीं किया हमने, लेकिन और हमारा बैकअप प्लान भी है, साथ में चल रहा है। वो बैकअप प्लान ये है कि हमने कमेटी बनाई है, ठीक है। दिल्ली की कमेटी है, कई एडवोकेट्स भी उसमें हैं, बड़े बड़े ज्योतिष भी हैं उसमें, कई डिग्निटरीज भी हैं। जब हम अनाउंस करेंगे तो सभी के नाम अनाउंस कर देंगे। और वो है, और उन कमेटी के थ्रू हम एक वेबसाइट भी बना रहे हैं अवेयरनेस के लिए कि मारतंड कितना इम्पोर्टेंट है। उसमें एजुकेट हम लोगों को करेंगे कि कितना मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वाइटल पार्ट है कश्मीर का। और साथ ही हम यही कोशिश है हमारी कि सरकार पहले वो करे, ठीक है। इसी के साथ हमने एक पेज भी बनाया हुआ है, इंस्टा पेज, रिस्टोरेशन ऑफ मारतंड मंदिर, और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। रिस्पांस ऐसा आ रहा है कि महाराष्ट्र की जो कम्युनिटी है, महाराष्ट्र की जो फिशरमैन कम्युनिटी है, उनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी है वो। उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है, महाराष्ट्र के कई ट्राइब्स ने अपना सपोर्ट दिखाया है, और कई जगहों से विश्व हिंदू परिषद से भी हमारी बात हो रही है, और युवा राजपूत सभा विक्रमजीत भैया से भी मैंने बात की थी, उन्होंने भी कहा है कि हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। तो हर कोई जुड़ रहा है हमारे साथ। जुड़ने का रीज़न ये है कि हर कोई यही चाहता है कि वो मंदिर एज ए वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे बने, और जो 12 सेंचुरी में 13 to 14 सेंचुरी में जो नुकसान उसका हुआ 1 साल, वो वापस से दोबारा से उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। जहाँ पे वो जो चीज़ हो रही थी वहीं से हम वापस उसको चलाना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सभी हिंदूज़ को इसमें साथ देना चाहिए, चाहे वो जम्मू के हों, चाहे वो किसी भी स्टेट्स के हों। साथ इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो चीज़ ऐसी ढंग से तबाह हुई है जिसका मतलब कि अगर कोई फील करे उसको तो वो रो पड़े। प्रीस्ट का जलाया जाना, 1 साल उस मंदिर का जलते रहना, किसी की फीलिंग थी उसमें, एक राजा की, एम्पेरर की फीलिंग थी उसमें कि वो मंदिर ही उसने एक सूर्यदेव भगवान को समर्पित किया था। तो वो सारी चीज़ें मिला के मुझे लगता है कि सभी हिंदुओं को इकट्ठे होना चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ कि सनातन का सूरज कश्मीर में उगना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि सनातन का सूरज कश्मीर में तभी उगेगा जब मारतंड सन टेम्पल की रेनोवेशन कश्मीर में होगी। और जब मैं ये बोलता हूँ कि ग्लोरी ऑफ हिंदुइज्म इन कश्मीर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लाम हर धर्म की जगह है इस देश में, लेकिन जो चीज़ हिंदुओं ने खोई है वहाँ पे, वो चीज़ उनको दोबारा वापस मिले। अच्छा जी, ओके। कश्मीरी पंडित्स का क्या रोल है? आपने उनसे बात की है, वो चाहते हैं कि रिस्टोर हो? कश्मीरी पंडित से बात हुई है हमारी, और आप कह सकते हैं सोशल मीडिया में भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये बात फैक्ट है कि अभी उतना सपोर्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उनसे भी यही अपील करूँगा कि वो भी आए सामने और इस पे बात करें। और मैं कहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने से पहले वो ये सोचे कि ये मंदिर जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, ये मंदिर उन प्रीस्ट्स की है, ये मंदिर उन एम्परर का है जिसने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है। तो मैं चाहता हूँ कि वो ये ना देखे कि बीजेपी है पावर में या कांग्रेस है पावर में, हम तब बोलेंगे। वो ये देखे कि वो चीज़ उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जब वो अभी कश्मीरी पंडित्स की रीसेटलमेंट की बात हो रही है, आप खुद सोचिए, वहाँ पे जब मारतंड रिस्टोर होगा और जो कश्मीरी पंडित्स वहाँ पे रीसेटल हो गए, एक खुद ब खुद कॉन्फिडेंस उनको आएगा कि जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी हमारी ग्लोरी रिस्टोर है। तो इसलिए मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी आए सामने और हमें सपोर्ट करें, जैसे बाकी कर रहे हैं हमें भी सपोर्ट करें, और हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। वन मैन आर्मी से काम नहीं चलेगा। सिर्फ मारतंड मंदिर नहीं ना है, बाकी मंदिर भी हैं जो आप कह रहे थे रिस्टोर होंगे। बिल्कुल ठीक है। जाते जाते अगर आपके पास कोई मैसेज है, हर एक टेम्पल के बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगा स्पेसिफिकली। नारनाग टेम्पल है, ओके, वो शिव जी को डेडिकेटेड है। उस पे मीडिया में भी मैंने चलवाया था एक वीडियो जिसमें एक लेडी वहाँ बर्तन धो रही है, लोकल है वहीं के, और वो उस पानी से धो रहे हैं जो पानी शिवलिंग को चढ़ाने के लिए होता है। तो मैं वहाँ के लोकल से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, और ASI से यही कहूँगा कि आप जो कानून है उनको पहले तो स्ट्रिक्टली पालन करें वहाँ पे। क्यों कोई वहाँ पे जाके जो सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, उस सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब बेशक हिंदूज कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको लिबर्टी देंगे कुछ भी करने के लिए। तो वो वहाँ पे जाके बर्तन धो रही हैं, वॉशिंग पाउडर सारा बिखरा हुआ है, वो सारा मैंने चलवाया था।
और कपड़े भी धो रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग पूरी लाइव की थी हमने। ओके। लेकिन सवाल ये है कि वो टेम्पल शिव जी को डेडिकेटेड है और उसकी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही नानक जैसे कई सारे टेम्पल्स हैं जिनको जो वो भी रिस्टोर होने चाहिए, लेकिन जो अब मोनूमेंट्स में आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ASI उसको मोनूमेंट्स में ना रखे, आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे ना रखे, बल्कि अब उसको वर्शिपिंग टेम्पल के तौर पे उसको आज़ाद कर दें, ताकि हिंदूज़ देखें वो टेम्पल्स कैसे चलाने हैं। तो मेरा मैसेज यही है सभी को कि प्लीज़ आप इस लड़ाई में जुड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदूज़ ही आए खाली, मुस्लिम्स भी आए, क्रिश्चियंस भी आए, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं भी तो इसी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर कोई आए, हर रिलीजन के लोग आए इसमें और साथ दें, और हमारा और एक जो अधूरा रह गया था उस अधूरेपन को पूरा करें और मार्तंड मंदिर का निर्माण दोबारा से। जी, बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपको यहाँ पे आने के लिए और हमें इस टॉपिक से अवगत करवाने के लिए, क्योंकि आपको भी थैंक यू पहली बार कि आपने मुझे मौका दिया, मंच दिया आपने मुझे बोलने का, क्योंकि ऐसा मंच मुझे मिला नहीं कि मैं जहाँ से लोगों को समझा पाऊँ, कन्वे कर पाऊँ। आपको भी थैंक यू, लोग आपके शो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट, तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट MZ आर्थर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम सेंसिटिव पे बोल सकते हैं और रिलीजियस एस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं, तो आई होप आप उसी एस्पेक्ट में लेके ये पॉडकास्ट देखेंगे रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड जो भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग। आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड या बाकी सब पॉडकास्ट के रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हमें देने की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर दिस वीडियो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इस टॉपिक को देखेंगे उतने ज़्यादा लोग इस टॉपिक के बारे में जान पाएंगे। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट, लाइक, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।